ओके, रेडी। चलिए, हाय गाइस। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग। ओके भाई, सबको गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए तो नमस्कार, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एलिगेशन की, मिक्सचर एंड एलिगेशन की, एक पहली क्लास हो चुकी है और आपको कॉन्सेप्ट कुछ बताए गए, कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं जिन पे हम लोगों ने काफ़ी सवाल भी किए थे और बेहतरीन बेहतरीन लेवल के सवाल। आज भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवाल आपकी स्क्रीन पर, कई लोगों का उसका उत्तर आ भी चुका होगा, कई लोग अभी भी प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए, बस ऐसे ही प्रयास करते रहिए, हर एक सवाल का उत्तर आप बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। आपको हर वो सवाल सीखना है जो सवाल आपका समय लेता है, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं। जैसे जैसे सवालों में आपको काफ़ी समय लगता है, लग जाते हैं लेकिन टाइम लगता है, तो उन सवालों के लिए हम लोग कंटिन्यू लगातार उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सवालों के बेहतरीन बेहतरीन तरीके आपको हम बताने आते हैं। तो चलते हैं, आज भी इस सवाल का देखते हैं बेहतरीन सल्यूशन, बेहतरीन तरीका। और लास्ट क्लास में आपने देखा था ऐसा सवाल हमने करवाया भी था, ठीक है, तो लगना चाहिए था इसलिए। तो चलिए एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त है ना? ओके, तो चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। और सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदी। वह घोड़े को 15% लाभ तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, उसे 375 रुपये का लाभ होता है। ऐसे सवाल में हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। तो बताया है कि घोड़े हैं और उसके बाद कुछ गाय है, ठीक है, कुछ घोड़े और कुछ गाय। घोड़ों की संख्या बताई गई है 5 है तथा गाय जो है वो 10 है। घोड़े 5 हैं आपके और गाय कितनी है? 10 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब घोड़ों को बेचा गया है तो 15% का लाभ हुआ और गाय को 10% की हानि पर बेचा गया है। घोड़ों को 15% लाभ पर और गाय को बेचा गया 10% की हानि पर। तो यहाँ पे एक काम करिएगा कि जो प्रॉफिट में है उनके आगे प्लस लगा लीजिए, जिससे पता चले कि ये प्रॉफिट हो रहा, और जो हानि हुआ है उसके आगे माइनस लगा लीजिए, जिससे पता चलता रहे कि वो हानि पर बेची गई, ठीक है। अब अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो उसके लिए आपको ओवरऑल औसत दर आपको पता होनी चाहिए। जब तक औसत दर आपके पास नहीं होगी तो आप एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो औसत दर अगर नहीं है तो निकाल लीजिए। आपको पता है कि 375 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का हुआ है? 375। टोटल पर, टोटल 10,000 में खरीदी गई थी, तो 10,000 पर आपने 375 लाभ कमाया है। और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यहाँ से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। 375 ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3.75। कितना आ जाएगा? 3.75% का प्रॉफिट हुआ है। तो रख दीजिए, अब टोटल आपका दर मिल गया 3.75%। अब आप इनको घटाइए। आपको पता है बड़े वाले से छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ पर 3.75 से जब 10 घटाएंगे आप, 3.75 से आप 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा 13.75, ठीक है। 15 से 3.75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 से पहले 3 घटा लीजिए तो 12 बचेगा, और 0.75 और घटाइए तो 11.25 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर दीजिए। अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए, शायद 25 से काट देते हैं। 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 बचेगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 12 25 पंचे 125। और इसे काट दीजिए, 5 से काट दीजिए तो 5 एकम और 5 नवा। कहने का मतलब ये उनका अनुपात होगा सीपी का। यानी टोटल अगर घोड़े और गाय मिलाकर के 10,000 में खरीदे गए हैं, तो 10,000 में गाय और घोड़े खरीदे गए हैं, तो उनमें से 11 हिस्से यानी घोड़े के हैं और 9, यानी 11 9 कितना हो जाएगा? 20। तो 11 9 20 हो जाएगा, तो एक कितने का आएगा? 2 पंचे 10, यानी यहाँ से एक 500 का आएगा।
तो एक 500 का, तो 11 पचे 5500, यानी घोड़े मिला के कितने में खरीदे गए हैं? 5500 में। और 5 9 45, यानी गाय खरीदी गई हैं 500 में। अब आप देखें, इन्होंने कहा प्रत्येक घोड़े का रेट बताना है। अब आपने टोटल घोड़े खरीदे कितने थे? 5, और 5 घोड़े खरीदे हैं 5500 के, तो प्रत्येक घोड़ा कितने का होगा? तो आप कहेंगे 5500 बटे 5, यानी प्रत्येक घोड़े का मूल्य होगा 1100 रुपया। प्रत्येक घोड़े का मूल्य कितना होगा? 1100 रुपया। और आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। हमने पिछली क्लास में भी ऐसा सवाल करवाया था। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को अगर आप एलिगेशन, हमने पहले भी कहा कि मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में, हर एक जो भी चैप्टर आप अर्थमेटिक में पढ़ते हैं उन सब में आपको सवाल इसके मिलेंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे आपके अन्य चैप्टर हो, सब में आपको सवाल मिलते रहते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन बड़ा यूज होता है ना। ऐसे तरीके आप यहाँ सीखेंगे कि बहुत ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ऐसा ही अगला सवाल है, आप बनाने की कोशिश करें, जो कि बड़ा ही प्यारा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर आपको चीज़ें कभी कभी एक बार में नहीं समझ में आती तो आप उसको बार बार देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, वीडियो आपके पास रहती है। ज़रूरी नहीं कि पहली बार में हर एक बात आपकी क्लियर हो जाए, तो कभी कभी कोई डाउट अगर रह जाए तो आप दोबारा उसको देख लिया करें। ठीक है ना, एकदम फिट है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। चलिए, तो आप एलिगेशन समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे कब लगाना है। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास नहीं पढ़ा है तो जा करके आप पहली क्लास ज़रूर आज पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो शायद आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, तो ये करिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल आसानी से बन जाए। अगला सवाल और भी प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, अब तक आंसर आना चाहिए था, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन सवाल ठीक ठाक है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक आदमी ने 20 पेन तथा 16 पेंसिल 360 रुपए की लागत में खरीदी। उसने पेनों को 25% लाभ तथा पेंसिलों को क्रय मूल्य के 7/5 गुना मूल्य पर बेचा। यदि पूरे सौदे में उसने 120 रुपया लाभ कमाया हो तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य बताइए। चलिए, पेन है और पेंसिल है, फिर से कुछ ऐसा ही सवाल है। पेन है और पेंसिल है। ठीक है, पेन और पेंसिल। पेनों की संख्या टोटल कितनी है? तो पेनों की संख्या 20 है। पेनों की संख्या कितनी है? 20 है। और पेंसिल कितनी है? तो पेंसिल 16 है। ठीक है, पेंसिल 16 है और पेन आपके कितने हैं? 20 है। ठीक, चलिए, पेंसिल 16। ओके, चलिए, अब इन्होंने कहा कि जब 360 रुपए की लागत में खरीदी तो गई है, लेकिन उसने पेनों को 25% लाभ पर बेचा है। पेनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है? तो 25% लाभ पर। अब सवाल में समस्या ये है कि इस सवाल में पेंसिलों का परसेंटेज नहीं पता है। पिछले सवाल में क्या था कि आपको पेंसिलों का भी परसेंटेज दिया गया। पेंसिल मतलब वहाँ गाय थी तो गाय का परसेंटेज, यानी दोनों का परसेंटेज पता था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप देखें कि इन्होंने आगे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। इन्होंने कहा पेंसिलों को क्रय मूल्य के 7/5 गुना मूल्य पर बेचा गया। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि पेंसिलों को जो बेचा गया वो 7/5 पर, यानी अगर 5 में इन्होंने खरीदा था तो उसे बेचा है 7 में। कितने में बेचा है? तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 का। किस पर? 5 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से पेंसिलों का परसेंटेज आ जाएगा 40%। यानी पेंसिलों को कितने प्रतिशत पर बेचा गया? 40। ये बात इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी थी, उसके लिए इन्होंने फ्रैक्शन का यूज किया था। ठीक है, ये बात अब आपको समझ में आई होगी। भाई 7/5 लाभ का मतलब 5 में 5 का सामान 7 में बेचा गया, यानी 2 का प्रॉफिट लिया गया है, तो 2 का प्रॉफिट 5 पर 40% के बराबर होता है, यानी पेंसिलों को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है। ओके, आगे फिर कह रहे हैं कि पूरे सौदे में 120 रुपया का लाभ हुआ है। अब फिर से तुम्हें औसत दर नहीं पता है
जब तक औसत दर नहीं मिलेगी तब तक आप यहाँ से एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो 120 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है? तो 360 पर हुआ है। और परसेंटेज के लिए गुणे 100 करेंगे, 12×3 = 36, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% का लाभ। 33 सही 1/3% का ओवरऑल परसेंटेज यहाँ से हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो बस यहाँ से घटा लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। 40 से 33 सही 1/3 घटाएंगे तो बचेगा 6 सही 2/3%। और यहाँ से 33 सही 1/3 से 25 घटाएंगे तो 8 सही 1/3% बचेगा। यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए, 36 का 18 2 20, 20/3%, अनुपात 8 3 24, 1 25/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 बचे, यानी यह है आपका उनके सीपीओ का अनुपात। यानी अगर आपके पेन खरीदे गए हैं 4 में तो आपकी पेंसिल 5 में खरीदी गई हैं। क्योंकि सवाल में कहा गया था कि 360 में दोनों खरीदे गए हैं, तो 360 यहाँ दोनों 5 4 9 में खरीदे गए हैं। तो एक का रेट आ जाएगा 9 चौक 36 यानी 40, तो 4 चौक 16 यानी 40 से गुणा कर देंगे, यानी ये 160 में खरीदे गए थे और 5 चौक 20 ये 200 में खरीदे गए। यानी टोटल पेंसिलें खरीदी गई हैं 200 रुपये में। लेकिन इन्होंने कहा प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य बताना है, तो आपको पता है कि टोटल पेंसिलें हैं कितनी? 16, और टोटल आपने 16 पेंसिलें 200 में खरीदी हैं, तो प्रत्येक पेंसिल का रेट क्या हो जाएगा? तो 16 से अगर आप भाग करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा और 16 पंचे 80 हो जाएगा। यानी 12.5 रुपये की आपकी एक पेंसिल पड़ जाएगी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बताइए ऐसे सवालों में कहीं कोई समस्या आई आपको? ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप लगातार ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बस एक बार सवालों को देख लेने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो ये आप गलत बिल्कुल सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मैथ्स है मेरे भाई, और मैथ्स के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब तक जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सवालों को बार बार लगाएं, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो सके। आज के समय में आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में समय कम करते जा रहे हैं, और आपका स्पीड बढ़ाना, बहुत तेज़ी होनी चाहिए, जिससे आप सवाल अटेम्प्ट कर पाएँ वहाँ टाइम। जैसे एसएससी जीडी की ही बात करें तो आपको पता है 80 सवाल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं मात्र 60 मिनट में। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप हर सवाल किस स्पीड से लगाएं। ठीक है ना? तो ये जब आप कई सारे मॉक देंगे, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल आपके लिए है, आप कोशिश करें। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अगला सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चा। ये सब सवालों का कलेक्शन करने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छे सवाल आपके लिए कलेक्ट करने। देखिए, किसी भी टीचर के लिए हर एक टीचर हमेशा यही सोचता है कि बस वो बच्चों के लिए कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा दे, कि बस बच्चों को बहुत आसानी लगे हर चीज़ में, हर सवाल उसे बड़ा आसान से आए, हर चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएं। इसके लिए टीचर बहुत मेहनत करता है। बस आपको लगता होगा कि नहीं बस टीचर आता आराम से पढ़ा देता। नहीं मेरे भाई, ये आपके लिए 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास के लिए हम इसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं, ये शायद हमें ही पता होता है। ठीक है ना? तो आप इस कंटेंट की वैल्यू दिया करें, आप सवालों को अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है, ऐसे ऐसे तरीके आपके लिए ढूंढे जाते हैं, ऐसे ऐसे तरीक़ों पे काम किया जाता है कि बस आप सवाल सेकंडों में बना पाएँ। जब आपके ऐसा करेंगे, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना? तो इनके पीछे बहुत मेहनत की जाती है, तो इसलिए आपको लगातार चाहिए कि आप सेशन को पूरा देखा करें, एक एक सवाल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं आती आप उसे दोबारा देखें। ठीक है ना? बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आना जाए। ठीक है, चलिए अब तक ये सवाल आपका बनना चाहिए था। कह रहे हैं कि एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपये की लागत में खरीदी। उसने पहली कुर्सी क्रय मूल्य के 4/5 गुना मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेची। यदि पूरे सौदे में उसने 90 रुपये का लाभ कमाया, तो तो ज्ञात करें कि कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब फिर से सवाल वैसा ही है, लेकिन यहाँ परसेंटेज फिर से गायब। आपको बताया है कि 2 कुर्सियाँ हैं। क्या है?
इन्होंने कहा एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदी। उसने पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5। अब 4/5 का क्या मतलब हुआ कि 5 की वस्तु उसने कितने में बेची है? 4 में। यही तो बोला है, क्रय मूल्य के 4/5 गुना मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेची। अब आप बताइए, 5 का सामान अगर कोई 4 में बेचेगा तो उसे घाटा होगा ना। तो 1 का घाटा 5 पर, यानी कितना? 1/5 याद होना चाहिए, 20% होता है। यानी पहली कुर्सी पर उसे 20% का क्या हो गया है? घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है। लेकिन दूसरी कुर्सी को इन्होंने कहा 5/4 गुना मूल्य पर बेचा गया। 5/4 का मतलब है यानी 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा, तो 1 का प्रॉफिट 4 पर। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना? यानी दूसरी को 25% लाभ पर बेचा गया। ये अभी तक परसेंटेज नहीं दिया था, फ्रैक्शन दे करके आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालने की कोशिश की जा रही थी। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ये परसेंटेज में इसे आसानी से बदला जा सकता है अगर वो फ्रैक्शन में देते हैं तो भी। अब आगे इन्होंने बता दिया है कि ओवरऑल जो आपका हुआ है वो मालूम तो नहीं कितने % है, लेकिन प्रॉफिट पता है कि आपका प्रॉफिट 90 का हुआ है। और 900 पर अगर 90 का प्रॉफिट होता है मेरे दोस्त, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। कितने % का? 10% का। जब आप घटाएंगे तो 25 से 10 घटाने पर 15 आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 20 10 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। भाई घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात मिल जाएगा हमें 1:2। अगर अनुपात पूछता तो 1:2 हो जाता। अब आपको पता है कि 900 रुपये के 2 और 1 3 टुकड़े होने हैं, तो 1 आएगा 300 का, 1 300 का है, और 2 हो जाएंगे 600 के। 2 हो जाएंगे 600 के। कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य 300 रुपया है, अधिक दाम वाली कुर्सी का मूल्य 600 रुपया है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कम दाम वाली कुर्सी का मूल्य पूछा है। आपको क्या लगता है? सवाल कठिन है, लेकिन जब आपने पहली बार देखा होगा सवाल कि इतना बड़ा सवाल है, तो आपको लगता रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है। पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें पूरी तरह समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। जो बात नहीं आ रही आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं, जो चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आप लगाने की कोशिश करें। तो आ गया होगा। अब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ना। इन कॉन्सेप्टों को हम आपको समझाते हैं कैसे करना है ऐसे सवालों को। कह रहा कि एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर है और वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो दूध वाले का लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, आपको हम इसके 2 तरीके बताते हैं। देखिए, दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। दूध कितना है बच्चा? 20 लीटर दूध है। मिल्क की बात करें तो 20 लीटर है। उसके बाद उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपये, बता रहे हैं कि जो दूध खरीदा है उसने वो 18 रुपये लीटर खरीदा है। तो आप बताइए अगर वो 20 लीटर खरीदता होगा तो कितने का पड़ा होगा? तो आप कहेंगे 360 रुपये का पड़ा होगा। कितने का? 360 रुपये का पड़ा होगा। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि यदि शुद्ध दूध को 5 लीटर पानी से मिलाया गया और वो अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है। अब आप देखें कि इसमें उसने वाटर मिलाया, पानी मिला दिया। पानी 5 लीटर, लेकिन पानी का रेट क्या रहा होगा? 0। अब कुल मिला करके ये इतने रुपए में उसने समझो खरीदा है, ठीक है। इतने में उसने खरीदा 360 रुपये। 360 रुपये में खरीदा, और इसके बाद उसने टोटल मिश्रण को 25 लीटर हो गया ना। अब भाई 20 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी मिला दिया। अब टोटल को उसने किस रेट पर बेच दिया? जिस रेट पर दूध खरीदा था। किस रेट में खरीदा था उसने? 18। यही तो बोला है सवाल में कि वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो दूध वाले का लाभ। अब बच्चा आप बताइए, अगर उसके पास टोटल 25 लीटर है, 25 लीटर को 18 के रेट से बेचेगा
तो कितना रुपया उसे मिलने वाला है? तो 18 पंचे 90, 18 दूना 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। यानी जो सामान वो 360 का खरीद के लाया था उसको आज उसने 450 का बेच दिया। कितने में बेच दिया? 450 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 90 का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 90 का प्रॉफिट हुआ है 360 पर। 90 का प्रॉफिट कितने पर? भाई 360 में खरीदा था ना, तो 9 चौक 36, 1/4 का मतलब 25% का उसे लाभ प्राप्त हुआ है। और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इस सवाल को लगाने का, इसे नोट करिए। तो हम आपको इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह करते रहते हैं कि कभी दूध में पानी मिलाते हैं, कभी क्या, ऐसी ही चीज़ें लोग करते हैं। ठीक है ना, दूध में पानी मिलाना, सच में झूठ मिलाना, ये लोगों की आदत सी हो गई। ठीक है भैया, ऐसे ही चलता रहता है। देखिए थे, इसे देखिए दूसरा तरीका। आप चाहते तो थोड़ा सा और अच्छा सोच लेते। आपको पता है कि उसने 20 लीटर दूध तो खरीदा है। 20 लीटर दूध खरीदा है 18 रुपये प्रति लीटर। इसके बाद उसने टोटल को बेचा है 18 में। तो मेरे भाई केवल आप ये बताइए, उसने पानी तो 5 लीटर मिलाया है ना, पानी कितना मिलाया? 5 लीटर। 18 में दूध खरीदा भी, यहाँ भी 18 में उसने बेचा। क्या किया भाई? 18 में दूध खरीदा है और ये पानी जो है वो तो 0 रुपया लीटर है, और जब बेच रहा तो 25 लीटर बेच रहा है 18 के हिसाब से। अब उसको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस पर होने वाला? भाई पानी पर ही तो होगा। 0 रुपया में पानी खरीद के लाया और उस 5 लीटर को किस रेट पे लगा के बेच दिया? 18 रुपया के रेट पर बेच दिया। तो आपको पता है कि अगर 1 लीटर वो 18 का बेच रहा है तो 5 लीटर पे कितना प्रॉफिट कमा लेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 90 कमा लेगा। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना है। यहाँ से भी आप बता सकते हैं प्रॉफिट कितना है। ठीक है ना, तो ये एक बात हो गई। और क्या हो सकता है इसमें? और कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ भाई, किया जा सकता है। कैसे? देखो 20 लीटर उसने खरीदा तो है और 5 लीटर पर वो प्रॉफिट कमा रहा है। भाई 20 लीटर जितने में खरीदा वो 20 लीटर तो उतने में बेचेगा ही, लेकिन प्रॉफिट किसकी वजह से होने वाला है? पानी की वजह से। तो पानी को उसने उसी 18 के हिसाब से बेच दिया। तो कहने का मतलब वो 20 पर कमाता है 5 लीटर, समझो। अगर 5 कमाता है 20 पर, तो बताइए कितने % होगा ये? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। आपको कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से इस सवाल को सरल कर सकते हैं। भाई उसने जो कमाया है वो पानी की वजह से ही तो कमाया होगा, है ना। और ये पानी किस पर कमा रहा है? 20 पर, जब 20 लीटर खरीदता है। तो ऐसे भी सवालों को लगाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ना बात पूरी तरह से? तो चलिए थम्स अप कर दीजिए एक बार सब लोग। ओके, चलिए तो अभी क्लियर है सब कुछ, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आजा भाई, आजा आजा आजा, आ गया। चलिए लगाने की कोशिश करें। ठीक है, इसको भी लगाने की कोशिश करें। किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ हो? देखिए ऐसे सवालों को कुछ सेकंडों में लगाया जाता है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि 20% लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाना है? वो बता रहा कि 20% का लाभ चाहिए, तो आपको दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब आप मुझे केवल ये बता दो, 20% का मतलब 1/5 होता है ना। अब 5 पर 1 कमा रहे हो, इसका मतलब 5 लीटर अगर दूध है तुम्हारा, 5 लीटर दूध है, तो उसमें पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे पानी 1। अभी अभी हमने जो बताया कि जैसे पानी 5 था तो वही तो प्रॉफिट है 20 पर। यहाँ पानी कितना है? 1 है। कितने पर? 5 पर। यही अनुपात हो जाएगा। अगर दूध पहले लिखा है पानी, तो आपका 5:1 हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या लिखा है? पानी को दूध में मिलाया जाए। पहले पानी लिखा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा पानी। दूध बोला तो जो पहले बोले वही लिखा करें मेरे भाई।
आपका आंसर 1:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, उन्होंने पहले पानी बोला तो पहले पानी रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ऐसे सवालों को तो चुटकियों में हल किया जा सकता है, कुछ सेकंडों में हल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे और सवाल देखते हैं। नए नए कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखते चलेंगे साथ साथ में। तो हर सवाल को लगाने का आप भी प्रयास किया करें। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आप भी निपुण होंगे चीज़ों में। ठीक है ना, आप मास्टर बनते जाएंगे। ओके, चलिए, तो आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूध पानी के दो मिश्रणों में, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टाइप है, हम आपको बताते हैं। दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% व 80% है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50%। आपको इस सवाल के हम दो मेथड बताते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास मिश्रण दो हैं, ए और बी, और दोनों में दूध और पानी है। ठीक है ना, दोनों में दूध और पानी, पहले में भी दूध और पानी है, दूसरे में भी दूध और पानी है, ये बताया गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दूध और पानी 40% 80%, पहले में दूध 40% है और दूसरे में दूध कितना है, 80% है। कह रहे हैं कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनमें जो तीसरा बने उसमें 50% दूध हो। तो आपके पास जब भी ऐसा सवाल हो तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया करें, आपको नया कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। 30% इधर घटाने के बाद 10%, यानी आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। ये तो एक तरीका हो गया कि आप कुछ सेकंडों में लगा सकते हैं जब आपको परसेंटेज दिया जाए। ठीक है ना, दूध का टोटल दूध, तो यहाँ से रेशियो ये बन जाएगा। क्लियर है बात पूरी तरह से। आप चाहें तो इस सवाल को अनुपात में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, अनुपात में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आइए हम आपको सिखाते हैं। 40% अगर दूध है मेरे भाई, कितना है दूध, 40%, तो आप कहेंगे 60% पानी, तो अनुपात हो जाएगा 20 दूना और 20 तिया, ये 2:3 का अनुपात है। इसमें कह रहे हैं 80% दूध है, तो इसका मतलब 20% पानी होगा। तो आप बताइए 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 चौको 80, 4:1 है। जो तीसरा वाला बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 50% का मतलब 1:1 होता है। अब आप देखें यहाँ पे दूध कितना है, तो 2 कितने में, 3 2 5 में। यहाँ दूध कितना है, 4 कितने में, तो 4 1 5 में। यहाँ दूध कितना है, तो 1 कितने में, 2 में। तो आप अभी भी एलिगेशन लगा सकते हैं, बस आप इनको घटा लीजिए, 4/5 और 1/2 घटाएंगे तो 2 चौको 8, 5 एकम 5, 8 और 5 घटाएंगे 3 और 5 दूना 10। भिन्न आपको घटाना आता होगा, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। 2 दूना 4, 5 एकम 5, 4 और 5 घटाएंगे 1, नीचे 5 दूना 10। अब आप देखें 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनली उत्तर 3:1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अनुपात में भी कन्वर्ट करके सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। तो अगला सवाल आपके लिए, आप कोशिश करें इसी तरह बनाने की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे तरीके बच्चे आपको हम बताते चलेंगे जहाँ से सवाल आप कुछ ही सेकंड में, मात्र कुछ सेकंडों में हल कर पाएंगे। ठीक है ना बात, कोई समस्या तो नहीं इसमें। ओके, चले। कह रहा कि दूध में पानी के दो मिश्रणों में इनका अनुपात 2:3 तथा 4:1। अब की बार इन्होंने देखो अनुपात ही दे दिया है, तो आप अनुपात ही रहने दे, कोई समस्या नहीं है, चाहे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। 4:1 दिया गया है, कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया, और कहा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। फिर से कुछ वैसी ही बात है, 1:1 हो जाए, ये कह रहे हैं। यहाँ से दोनों तरीके से हम आपको बताते हैं। पहला यही कि आपका 2 है कितने में, 2 3 2 5 में। यहाँ कितना है, 4 कितने में, 5 में। और वहाँ पर देखिए 1, भाई दूध 2 है, यहाँ 5 में। यहाँ दूध 4 है, 5, यहाँ दूध 1 है, 2 में। तो आप इसे घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 8 और 5 घटाएंगे 3, और बटे में कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना, 2 दूना 4, वही बात है जो हमने अभी बताया था, बस रेशियो में यहाँ दे दिया। सवाल वही है, सवाल कुछ अलग नहीं है, बस उसी चीज़ को कभी परसेंटेज में दे दिया जाता है, कभी आपका रेशियो में दे दिया जाता है।
क्लियर है ना बात पूरी तरह से? तो इस बात को समझना होगा तुम्हें। तो वही आ जाएगा 2 दूना 4, 5 एकम 5, 1/10 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है ना? तो हमने पिछले सवाल में ही बता दिया, अगला सवाल भी आपका वही था, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सवाल दोनों सेम सेम थे। ठीक है, तो कभी अनुपात में आएगा और कभी परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अगला सवाल कोशिश करें, आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देखें। दिल कहता है हाँ भाई, तो आया आपका आंसर? नहीं आया? लगाइए ना। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिलाएं? तो बड़ा ही आसान है, इथेनॉल है आपका। ठीक है, इथेनॉल दिया गया है, पहला मिश्रण है, दूसरे में भी इथेनॉल। पानी होगा, कुछ और होगा, लेकिन इथेनॉल है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 20% इथेनॉल घोल है, एक 40% इथेनॉल घोल है। 20% इथेनॉल घोल है और एक 40% इथेनॉल घोल है। कह रहे हैं दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमें 28% वाला एक इथेनॉल घोल मिल जाए। तो बस आसानी से आप इसे घटा लीजिए। 40 और 28 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 28 और 20 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, और आपका आंसर 3:2 आ जाएगा। क्लियर है ना? कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, है ना? अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा अच्छा डेटा है सवाल का, कोशिश करिए आप कि बन जाए। अच्छा सवाल है, अच्छा बेहतरीन डेटा है। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 सही 3/13% हो जाए। अब समस्या इसी को लेकर के है कि बच्चा 69 सही 3/13 हल नहीं कर पाता है, और इस सवाल में कुछ अलग है नहीं। तो ऐसे डेटा भी आपको हल करने आने चाहिए। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो। पहले बर्तन में दूध और पानी, पहले बर्तन में दूध और पानी, दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। 8 कितना है? 5 है। दूसरे में 5:2 है। दूसरे में कितना है बच्चा? 5:2। कह रहे हैं तीसरे में किस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 सहित 3/13। आइए पहले इसे सॉल्व करते हैं, 69 सहित 3/13। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 13×9 = 117 और 3 20 हो जाएगा। 13×6 = 78 और कितना 12 90 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना 13, यही तो आएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, यानी 9/13 हो जाएगा। 9/13 का मतलब 13 में आपका दूध कितना है? 9 है। 13 में कितना है? 9 है। तो यहाँ से देखें 8 आपका दूध है, 8 5 13 में, यहाँ 5 दूध है 7 में, और यहाँ 9 दूध है 13। ओके, चलिए घटाते हैं इसको। घटाना आसान है, 13 × 5 = 65, 9 × 7 = 63, घटाएंगे 2 बचे, नीचे 13 × 7 = 91, यानी 13 × 7। इधर देखिए 13 13 है ही, 9 8 घटाएंगे तो 1/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2:7 एकम 7 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे डेटा को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मुझे उम्मीद है
कि आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही हो। ठीक है, तो इसी तरह आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस क्लास मिलती रहती हैं रीजनिंग और मैथ्स की। ठीक है, एकदम क्लियर है ना ये बात। चलिए, तो आज का अगला सवाल लेते हैं और आज का अंतिम सवाल भी लेते हैं। 9 सवाल हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग डेली 10 सवाल करते हैं 35 से 40 मिनट में, बस उतने में ही आपका ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे बनाने की कोशिश करें। जितने सवाल अभी तक किए हैं वैसा ही सवाल है, तो आप उड़ा सकते हैं इसको कुछ सेकंड में। ठीक है, आ गया होगा अब तक। चलिए, सबका आंसर आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद थी। ठीक है ना, आपने इतने सवाल कर लिए हैं तो सवाल आसान था। कह रहा है मिश्रण ए में 10% अम्ल है। अम्ल कितना है? 10% है। और मिश्रण बी में अम्ल कितना है? तो कह रहे हैं 30%। मिश्रण बी में भी अम्ल एसिड 30% कितना है? अब कह रहे हैं ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाएगा? मिश्रण में 25% अम्ल हो जाए। घटाइए 30 से 25, 5 आएगा। 25 से 10 घटाइए तो 15 आएगा। आपका अनुपात यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी सवाल आज हमने कराए हैं ये आपको पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताते रहिए कि यहाँ डेली बेहतरीन एक कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें बेहतरीन कंटेंट के सवाल बेहतरीन तरीके आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो सभी को गुड नाइट। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। ठीक है ना, ओके, जय हिंद।